नमस्कार साथियों, मैं आर.के. बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, और मेरे साथ है BL सर। 13 मई 14 मई के दोनों पारियों के हमारे पेपर के हल हो चुके हैं, और 15 मई का है, ये 15 मई का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर का हल भी हो चुका है। 15 मई शिफ्ट सेकंड का पेपर है, वो आपको अभी हल करवाएंगे। BL सर आपको राजस्थान जी के, इंडिया जी के क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर आगे मैं कंप्यूटर साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू। हाँ बच्चों, जीके की बात करेंगे सबसे पहले हम। और जीके का जो पहला क्वेश्चन था, देवसा दरा। देवसा जो दरा है वो हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर था, तो इसका सही उत्तर होगा 5360, 5360 मीटर की ऊंचाई पर। इसका सही उत्तर ये माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की साक्षरता दर क्या, ये पूछी गई थी। त्रिपुरा की साक्षरता दर क्या है? त्रिपुरा की साक्षरता दर है 87.22%। 87.22%। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान भारत के अंदर कौन सा राज्य रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। जिस ऑप्शन में महाराष्ट्र लिखा था वो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है गौरी देवी। किसको कहा जाता है? गौरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? ये सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में पुष्य मित्र शुंग ने की थी। पुष्य मित्र शुंग ने की थी। और ये पुष्य मित्र शुंग कहते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। तो पुष्य मित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की शुरुआत की थी, और मौर्य वंश के बाद दूसरा जो राजवंश है वो शुंग वंश शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कच्चे तेल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधायिका अकादमी कहाँ है? राजस्थान राज्य विधायक या विधायिकी अकादमी कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। ये कहाँ स्थापित है? जोधपुर में है, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया 2.0 अभियान कब शुरू किया गया था? इसका सन पूछा गया था 2019 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है टेबल टेनिस। किससे संबंधित थी? टेबल टेनिस से इस खिलाड़ी का संबंध पूछा गया था, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006 राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो, विज्ञान दिवस और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो, ये प्रश्न कई बच्चे तो कह रहे थे कि सर विज्ञान दिवस पूछा गया, कई बच्चे कह रहे थे ओजोन दिवस पूछा गया। तो मैं आपको दोनों क्लियर कर देता हूं। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी। अच्छा, ये तो विज्ञान दिवस है। और ओजोन दिवस है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। अब अगर दोनों ही पूछे गए, दोनों तो एक साथ में, एक क्वेश्चन के अंदर दोनों नहीं पूछ सकते, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे विज्ञान, कुछ बच्चे कह रहे थे ओजोन। तो बच्चों, मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिया है। विज्ञान दिवस होगा 28 फरवरी और ओजोन दिवस होगा 16 सितंबर।
अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को हुआ था। 22 जनवरी 1947 को हुआ था और ये पेश किया था नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी ने। इसमें भी दोनों बात थी, कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पारित करने वाले का नाम पूछा गया, कई इसका सन डेट की बात कर रहे थे, तो दोनों बातें क्लियर कर दी है मैंने। अगर सन डेट पूछा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अगर पेश करने वाला भारतीय का नाम पूछा है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई ये तीनों स्टील प्लांट है। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई तीनों स्टील प्लांट हैं और प्रश्न ये पूछा गया था कि ये कौन कौन से राज्य में हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउरकेला की। राउरकेला, अच्छा राउरकेला स्टील प्लांट है उड़ीसा में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और भिलाई जो स्टील प्लांट है, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। अब इन तीनों का अगर सुमेलित करना आया तो भी सुमेलित इस प्रकार से करना भी, राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में। दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन था कि भारत का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजर कहाँ है? भारत का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजर कहाँ है? तो ये स्थान पूछा गया था और स्थान की बात करेंगे हमें हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी उत्तराखंड है। और अगला क्वेश्चन है चक्री नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो चक्री नृत्य है ये कंजर जाति की महिलाएं करती है। चक्री और धाकड़ नृत्य कंजर जाति की महिलाएं करती है। अगर क्षेत्र विशेष का नाम पूछा गया है तो ये कोटा में। कहाँ? कोटा में। क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर राजस्थान में कंजर सबसे ज्यादा निवास करते हैं। कंजर जाति की महिला ये नृत्य करती है, चक्री नृत्य। तो दोनों बातें क्लियर मैंने कर दी है। अगला जो क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री का पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? उस मुगल शासक का नाम पूछा गया है। उस मुगल शासक का नाम है बच्चों अकबर। जिस ऑप्शन में अकबर लिखा वो सही है। और अकबर ने कहते हैं कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी नगर में है। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर की धार्मिक राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ चटर्जी कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे? सोमनाथ चटर्जी कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे, कौन से लोकसभा स्पीकर थे? इसका क्रम पूछा गया था तो ये थे 14वां लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी रहे थे। अगला क्वेश्चन है तालाबों से सिंचाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई कहां होती है? क्षेत्र का नाम पूछा गया, जिले का नाम पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फड़। देखो प्रश्न इस प्रकार से आया था कि फड़ 1992 का संबंध किस लोक देवता की फड़ से है? अब देखो ये इसका सही उत्तर माना जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी। देवनारायण जी गुर्जरों के प्रसिद्ध इष्ट देव हैं। और ये देवनारायण जी का संबंध इसलिए 1992 से माना जाता है क्योंकि देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन है मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, ये प्रश्न देखो 2 बार रिपीट हो चुका है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? मेहरानगढ़, तो ये 4 जिले थे तो ये होगा जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ किला जोधपुर, इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं और ये जोधपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ये प्रश्न 3 बार आ चुका है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है?
जैसलमेर और इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि राव करशन सिंह ने पुत्री के विवाह पर कौन सा कर लगाया था। राव करशन सिंह ने पुत्री के विवाह पर कौन सा कर लगाया था, यह प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। तो ये कर, इस कर का नाम पूछा गया है और ये कर होगा चौरी कर। चौरी कर, क्योंकि किसान जब अपने लड़के की शादी करते थे तो जागीरदार कहते हैं कि 5 रुपए चौरी कर के रूप में वसूल करता था और किसानों ने इसका विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु विस्फोट से हुई थी। किसकी मृत्यु विस्फोट से हुई थी, तो देखो मेरी जानकारी के अंदर जो उस ऑप्शन में थे तो इसमें आपका सही उत्तर माना जाएगा राजीव गांधी। कौन सा होगा? राजीव गांधी। और राजीव गांधी की मृत्यु कहते हैं कि विस्फोट से हुई थी 21 मई 1991 के अंदर पेराम्बूर तमिलनाडु में। तो ऑप्शन के आधार पर तुम्हारा उत्तर होगा राजीव गांधी सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने चौहानों द्वारा निर्मित किस किले पर अधिकार किया था सबसे पहले, तो ये होगा रणथंबोर दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में विजय किया था और उसमें रणथंबोर के शासक थे हमीर देव चौहान। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में तांबा कितना प्रतिशत होता है। राजस्थान में तांबा कितना प्रतिशत होता है, इसका सही उत्तर है 40.52%। ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक पूछा गया। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक होंगे विजय सिंह पथिक। क्या होंगे? विजय सिंह पथिक होंगे। विजय सिंह पथिक, इसका मूल नाम भूप सिंह था और ये राजस्थान में भी किसान आंदोलन के जनक हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरू में जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है सीसा जस्ता राजस्थान में सबसे अधिक कहां होता है। सीसा जस्ता राजस्थान में सबसे अधिक कहां होता है, तो इसका सही उत्तर माना जाएगा उदयपुर। कौन से जिले में? उदयपुर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, तो इसमें देखो बाल गंगाधर तिलक। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उस महिला का नाम पूछा गया था जो तिलक के साथ थी, तो उस महिला का नाम था एनी बिसेंट। आयरलैंड की निवासी एनी बिसेंट इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक के, और यह आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। जीके का अगला क्वेश्चन है कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है, तो ये नाम था असम का। किसका है? असम का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में हुई थी 1929 को। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मरु शब्द ऋग्वेद में आता है और इसका अर्थ क्या है, तो इसमें इसका अर्थ यहां माना जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे महान शासक का नाम पूछा, सबसे शक्तिशाली शासक का नाम पूछा, और वो शासक था नागभट्ट। क्या नाम था उसका? नागभट्ट द्वितीय, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला शासक नागभट्ट द्वितीय था और
त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर सबसे यही जीतने वाला पहला था नागभट्ट द्वितीय। तो इस राजवंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक कौन होगा? नागभट्ट द्वितीय होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का चारचौमा मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो राजस्थान का चारचौमा का मंदिर है, ये शिव भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। इसे चारचौमा का शिवालय भी कहते हैं और ये कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सूती धागों की मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? मिलों की संख्या पूछी है, तो ये होगा इसका सही उत्तर माना जाएगा गुजरात। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अंदर देखो साक्षरता दर पूछी है। तो साक्षरता दर के अंदर एक मिलान करने वाला प्रश्न था। अब मिलान करने वाला प्रश्न था तो इसमें ओडिशा एक तो ये ऑप्शन में था ओडिशा। अच्छा, एक था गुजरात, एक था छत्तीसगढ़ और एक था उत्तराखंड। अब इसमें आगे प्रतिशत दिए हुए थे 4 और सही मिलान करने वाला प्रश्न था। अब आपने किस प्रकार से मिलान किया, मैं आगे सही आंकड़े लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना। उड़ीसा में है 72.87% साक्षरता उड़ीसा की है। गुजरात की है 78% साक्षरता है। छत्तीसगढ़ की है 71.04% और उत्तराखंड की है 78.8%। अगर आपने इन आंकड़ों के साथ इन राज्यों का अगर मिलान किया है तो आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यह भी एक मिलान करने का क्वेश्चन था, सही मिलान कीजिए। और इसमें राजस्थान एकीकरण से संबंधित प्रश्न था और एकीकरण के अंदर कहते हैं कि चरणों के नाम दिए हुए थे, डेट दी हुई थी। तो इसमें देखो एक ग्रेटर राजस्थान और ये बना था 30 मार्च 1949 को। अच्छा, 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान, थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया पेपर बनाने वालों ने। अगर यहां पर लिख देते वृहत राजस्थान, अगर यहां पर ये नाम आ जाता वृहत राजस्थान, तो सारे विद्यार्थी समझ जाते थे ग्रेटर। तो यहां उन लोगों ने ग्रेटर लिख दिया था विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए। और ये चौथा चरण है, वही है जो वृहत राजस्थान आप पढ़ते हैं, चौथा चरण, उसी का नाम उन लोगों ने ग्रेटर राजस्थान कर दिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी और 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिले थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने जिले हैं? तो इसका 33, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड। प्रश्न इस प्रकार से था कि महात्मा गांधी ने असहयोग जब आंदोलन शुरू किया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, आप सबको पता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किस घटना के साथ समाप्त किया था और वो घटना कब घटी थी, इसका सन पूछा गया था। तो चोरी चोरा कांड ये घटना थी। इस घटना से कहते हैं कि गांधी जी घबरा गए थे और इसने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो वो कौन सी तारीख और कौन सी डेट है? तो देखो इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। इस घटना से घबराकर महात्मा गांधी ने, कहते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और इसी दौरान कहते हैं कि गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस नाराज भी हुए थे। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर के अंदर 5 फरवरी नहीं लिखा हुआ था, 4 फरवरी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? 4 फरवरी 1922। तो इसमें आपका 4 फरवरी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विल्ले पर, राजस्थान एकीकरण के समय विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक कौन थे और किस रियासत के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। तो इसने विल्ले पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि देवलिया, जिसको देवगढ़ कहते हैं, वर्तमान में प्रतापगढ़ में है और इसे काठल की राजधानी भी कहते हैं। तो काठल देश की
राजधानी किसने बनाया था? देवलिया देवगढ़ को काठल देश की राजधानी बनाने वाला वहां का शासक कौन है? उस शासक का नाम पूछा गया था और उस शासक का नाम है जगमाल सिंह। उस शासक का नाम क्या होगा? जगमाल सिंह। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का किसका जनघनत्व न्यूनतम है? राजस्थान का जनघनत्व न्यूनतम, इसमें 4 जिले ऑप्शन में थे भाई। तो सुनो, इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तृत बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक तो लिखा हुआ था गंगानगर लिखा हुआ था। अच्छा, एक लिखा हुआ था ऑप्शन में पाली, एक था चूरू और एक लिखा हुआ था जालौर। ये 4 ऑप्शन थे जिसमें पूछा गया था कि न्यूनतम जनघनत्व किस जिले का है, ये था। अच्छा, अब देखो राजस्थान के अंदर सबसे कम जनघनत्व वाले जो जिले हैं, वो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है वो जैसलमेर है, जिसका 17 है। दूसरा स्थान है बीकानेर का, जिसका 78 है। तीसरा स्थान है बाड़मेर का, जो 92 है। और चौथा स्थान है चूरू का, 147 है। और 5वां स्थान है जोधपुर का, जिसका जनघनत्व 161 है। तो अब मैंने आपको 5 बताए न्यूनतम जनघनत्व वाले राजस्थान के जिले बताए 5। तो इसमें नाम 4 ऑप्शनों में से किसका आ रहा है? चूरू का आ रहा है। क्या आ रहा है? चूरू का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चूरू। और चूरू का जनघनत्व कितना है? 147 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ये दशकीय वृद्धि दर का प्रश्न था। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर होगा। और इसका जो प्रतिशत की बात करेंगे तो 32.5% वृद्धि दर इस रेंज से इसकी बढ़ी थी। तो इसका सही उत्तर माना जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राजस्थान की नदियों के बारे में पूछा गया था कि बेड़च, कोठारी, खारी, ये तीनों नदी किसकी सहायक हैं? बेड़च, कोठारी, खारी। और ये तीनों नदियां बनास की सहायक है। किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। और बनास किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। और चंबल किसकी है? यमुना की है। यमुना किसकी है? गंगा की। और गंगा कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, देखो 1947 में स्वतंत्रता और भारत विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन किसी एक राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर, क्योंकि जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह, जिसने एकीकरण राजस्थान में विलय होने से इसने मना कर दिया था। और जोधपुर की जनता राजस्थान में मिलना चाहती थी और हनुमंत सिंह नहीं मिलना चाहता था, तो वहां पर व्यापक स्तर पर एक हिंसा हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा? जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी सांबर को 7वीं शताब्दी में किसने बसाया था? चौहानों से रिलेटिव प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव। इसका सही उत्तर क्या है? वासुदेव चौहान, ये माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली किस दिशा में फैली हुई है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, वो किस दिशा में फैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये ऑप्शन सही माना जाएगा। देखो राजस्थान में जो अरावली का विस्तार आपको पता है कि इस प्रकार से, जैसे यहां से अरावली, इधर अरावली कम है और इस साइड में ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? दक्षिण। ये क्या हो गया? पश्चिम। ये क्या हो गया? उत्तर। ये क्या हो गया? पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरनपुर। क्या हो जाएगा? बरनपुर। ये पश्चिम बंगाल में है। इसने अपना इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना बरनपुर में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? ये भारत की बात कर रहा हूं मैं। तो भारत में सबसे पहले इसने किया था चंपारण में 1917 में किया था। और गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था वो दक्षिण
दक्षिणी अफ्रीका में किया था। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो इसका सही उत्तर चंपारण होगा, 1917 होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का कौन सा जिला है जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला माना जाता है? महाराष्ट्र के जिले का नाम पूछा है, तो उस जिले का नाम होगा ठाणे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो राजस्थान की 4 नदियां, इसमें ऑप्शन थी राजस्थान की नदियों का क्वेश्चन है ये, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। माही नदी। अब माही नदी के बारे में आप जानते हैं कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और सोम जाखम को साथ में लेकर, और ये अरब सागर में आती है। कहां आती है? अरब सागर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माही। थैंक यू विद्यार्थियों। ओके, क्योंकि अब आपके हमारे सर आएंगे, वो आपको साइंस के, रीजनिंग, कंप्यूटर के प्रश्न सॉल्यूशन करवाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं आर के बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर। 15 मई को सेकंड पारी का जो पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया से बच्चों से मेमोरी पर आधारित कलेक्ट किए हैं। बीएल सर जीके के जो क्वेश्चंस हमें मिले थे, जो उपलब्ध हो पाए बच्चों द्वारा, उनको करवा चुके हैं और मैं आपको कंप्यूटर, रीजनिंग और साइंस की क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये आया हुआ है, देखना कंप्यूटर का एक सवाल है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषता है। सवाल हमारा क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खास बात है। तो कई प्रकार के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो जब कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर से इसमें जुड़ जाते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देता है। हालांकि अपने अपने कंप्यूटर के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, पर ये सबको द्वारा शेयर किया जाने वाला एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर पर चलता है, जो इंटरनेट पर चलता है, जिससे जितने कंप्यूटर्स जुड़ सकते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब जाएगा कि ये सर्वर पर चलने वाला कंप्यूटर है। मैं कहूँगा ये क्या है इसका, कि ये सर्वर पर चलने वाला नेटवर्क है। सर्वर पर, ये सर्वर पर चलने वाला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरनेट, ऑनलाइन ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़ जाते हैं और ये सर्वर पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इसका जवाब रहेगा। एक अगला क्वेश्चन मेरे पास है जो उपलब्ध हुआ है, वो ऐसा है कि एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की, ध्यान से देखना, एमएस वर्ड की कौन सी शॉर्टकट की चयनित सामग्री के साथ ऑटो टेक्स्ट ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए काम में आती है। सवाल फिर से सुनना, एमएस वर्ड की जो लिखा हुआ है बच्चों के द्वारा जो दिया गया है कि एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा आप टेक्स्ट ब्लॉक को डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे एमएस वर्ड में आप कोई नाम लिखते हैं, जैसे राम, श्याम, कुछ भी आप लिखते हैं तो किसी की स्पेलिंग गलत होती है तो एक बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन सी स्पेलिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उस बॉक्स में आप भी किसी टेक्स्ट को, किसी स्पेलिंग को जोड़ सकते हैं। इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की दी जाएगी? आपके पास है Alt+F3। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? Alt+F3 की। एमएस वर्ड में सवाल क्या था कि कौन सी शॉर्टकट के द्वारा टेक्स्ट ब्लॉक में किसी अक्षर को, किसी शब्द को लिखा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, Alt+F3। अगला क्वेश्चन एक और है हमारे पास, वो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4 युग्म हैं, उनमें से कौन सा भिन्न है? जैसे धीमा तेज, बुद्धिमान चतुर, नरम गर्म या उष्मीय, गुनगुना, चमकीला, चमकदार। तो इसमें धीमा तेज ऑपोजिट है, वो एक भिन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से ये पूछा गया कि असंगत शब्द को छांटिए। तो देखिएगा टिन, सोना, पित्तल, चांदी। तो इसमें पित्तल मिश्र धातु है, टिन, सोना, चांदी ये मिश्र धातु नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या चला जाएगा? पीतल। अगला सवाल हमारे पास कि डीएलपी प्रोजेक्टर में एल का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएलपी प्रोजेक्टर है, जो डीएलपी प्रोजेक्टर है वो एक्चुअली कैसा प्रोजेक्टर कहलाता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग ये प्रोजेक्टर होता है। इसका सही नाम क्या होता है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर एल का मतलब क्या आ गया आपके पास? लाइट आ गया। ये जवाब हमारा सही हो गया। एक अगला सवाल एक और है, एक रीजनिंग का सवाल दिया जा रहा है, वो सवाल देखते हैं हम लोग। रीजनिंग का जो क्या सवाल दिया गया हमारे पास कि एक खुला पासा बनाया गया है। इस तरह से एक खुला पासा बनाया गया है बच्चों, ऐसे
ये खुला पासा बनाया गया है। इसमें आप देखें कि कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह की आकृति बनाई गई, खाली आकृति बनाई गई। यहाँ पर एक प्लस का निशान है, यहाँ एक छोटा डॉट है और यहाँ एक स्टार है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस ये जो खाली आकृति है इसका विपरीत कौन सा आएगा, तो इसका विपरीत सतह पर कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका जवाब क्या रह गया, प्लस हमारे पास इसका जवाब हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है एक और सवाल मेमोरी से संबंधित है कि मेमोरी में बड़े से छोटे का क्रम बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेमोरी का बड़े से छोटे के क्रम पर सवाल है, तो बड़े से छोटे क्रम पर जैसे पहले आता है बिट्स आता है, बिट्स के बाद निब्बल आता है, निब्बल के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, से कई सारे ऑप्शन होते हैं। टेराबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ऐसे नाम आते हैं। आप जानते हो बिट्स 4 बिट का निब्बल, 8 बिट का एक बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, बीच में एक दो और भी होते हैं, जेटाबाइट और ये है योटाबाइट। तो इनका सीक्वेंस पूछा गया है कि सबसे पहले बड़े से छोटे आकार में सीक्वेंस बताइए। तो बड़े से छोटे आकार में इनका सीक्वेंस पूछा गया है, तो इसका आप सीक्वेंस बड़े से छोटे आकार में क्या देंगे, योटाबाइट, योटाबाइट से छोटी है जेटाबाइट, जेटाबाइट से छोटी है टेराबाइट, टेराबाइट से छोटी है गीगाबाइट। इस तरह का एक सवाल है, इनका बड़े से छोटे का क्रम है। तो सबसे बड़ा येटाबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट आती है, किलोबाइट आती, किलोबाइट आती, मेगाबाइट आती, किलोबाइट आ जाती है, बीच में मेगाबाइट आ जाती है, बीच में गीगाबाइट आ जाती है। तो इस तरह से ये इनका एक क्रम पूछा था। तो क्या जवाब चला गया, योटाबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। ठीक है, अगला एक सवाल है हमारे पास और हम लेते हैं कि एक निश्चित भाषा में, मेरे पास एक निश्चित कोड भाषा का एक सवाल दे रखा है। यहाँ पर ये कहा है कि आई को पी कहा जाए। ये क्वेश्चन नंबर जो भी मैं ले लेता हूँ, 6 नंबर ले लेता हूँ। ये से कहा जाता है कि आई को पी कहा जाए, पी को ए कहा जाए, पी को ए कहा जाए, ए को ओ कहा जाए, ए को ओ कहा जाए, ओ को एन कहा जाए, ओ को क्या कहा जाए, एन कहा जाए, ओ को एन को सी कहा जाए, एन को क्या कहा जाए, सी कहा जाए, सी को क्या कहा जाए, टी कहा जाए, टी को क्या कहा जाए, आई कहा जाए। इसी प्रकार तो फिर ये बताया कि कैप्शन को क्या कहेंगे। तो इसके लिए पूछा गया कि CAPTION, कैप्शन को आप लोग क्या कहोगे। तो देखिएगा, सी के लिए क्या देंगे हम लोग, सी के लिए देंगे टी, जवाब क्या चला गया टी। ए के लिए हम लोग क्या देंगे, ओ। पी के लिए हम लोग क्या देंगे बच्चों, ए। टी के लिए हम लोग क्या देंगे, आई। आई के लिए हम लोग क्या देंगे, आई। आई के लिए क्या दिया गया, पी के लिए आई, टी को आई और आई को क्या गया, पी। सबसे पहले आई के लिए क्या कहा गया, पी, और ओ के लिए क्या कहा, एन, और एन के लिए क्या कहा गया, सी। TOAIPNC, TOAIPNC। इस प्रकार का सीधा सही है, इसमें कुछ भी नहीं कि इसको ये मानना है, इसको ये मानना है, इसको मानना। तो इस प्रकार से कैप्टन के लिए क्या कहा जाएगा, TOAIPNC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारे पास रीजनिंग का। 15, 27 ऐसा दिया हुआ है, 15, 27, 100, प्रश्नवाचक चिन्ह 45, 81। तो ये इनमें जो संबंध है वही संबंध इसमें। तो ऐसे क्या क्या 3 गुणा 5 से 9, 5
5 गुणा 9, 3 गुणा, इसको कहेंगे 3 गुणा 5 और इसको कहेंगे 3 गुणा 9। बैठता है क्या? अब ऐसा 9 गुणा 5 और 9 गुणा 9, तो पहले वाले को 5 से गुणा करो और दूसरे को 9 से गुणा करो। इसको 5 से गुणा करो और इसको 9 से गुणा करो। तो इसी प्रकार 20 गुणा इसको 5, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 20 गुणा 9, यानी जवाब क्या जाएगा आपका? 180 यहाँ पर जवाब चला जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार एक और है जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। सही या गलत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने दे दिया कोई भी है, आपको छांटना है सही और गलत की पहचान करनी है। ये एक सवाल है। तो पहला इसमें 2 कथन है, एक तो ए कथन दिया है और एक बी कथन। ए कथन कोई कर्नेल से संबंधित दिया गया, मैंने बताया लाइनक्स से, यूनिक्स से। लाइनक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मेन पार्ट होता है कर्नेल, जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। सही गलत की पहचान करनी कंप्यूटर से संबंधित सवाल है। देखिए बच्चों क्या दिया ए में? कर्नेल ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य पार्ट है। बिल्कुल पहला था कर्नेल ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य भाग है, बात सही है। दूसरा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये भी सही है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई काम किए जा सकते हैं। लाइनक्स कर्नेल सिस्टम पर आधारित है, दोनों सही है। ये सवाल हो गया हमारा। इसी प्रकार एक और कंप्यूटर का एक सवाल दिया गया आपके पास, रीजनिंग का सवाल है हमारे पास। वो सवाल रीजनिंग का क्या सवाल दिया गया है? यहाँ लिखा है कि DESIGN डिजाइन को क्या कहा गया है? DESIGN डिजाइन को क्या कहा गया है? EDIJNG EDIJNG कहा गया है। तो वो पूछा है कि टेलर को क्या कहेंगे? TAILOR क्या कहेंगे बच्चों? ये रीजनिंग का सवाल है। तो DE इसमें देख लीजिएगा आप कितना हो गया? DE ED कर दिया TA, तो ये तो दोनों चलो हम यूँ मान लेते हैं कि इन दोनों को उल्टा लिख दिया हमने। DE को उल्टा लिख के ED कर दिया, ये कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा इन दोनों को उल्टा कर दिया, फिर हमारे पास क्या बचा? SIGN SI तो IS, ये कितना है? 19 9 7 14, कितना घटाया भाई देख लीजिएगा आप। DESIGN को EDTJNG EDT है, ये EDTJNG कहा है। तो 19 को क्या कर दिया? +1, 9 को +1, 19 की जगह क्या कर दिया आपने? +1 कर दिया यहाँ पर बच्चों। और SI है, I 9 की जगह क्या कर दिया? फिर +1 कर दिया, ठीक है। फिर 7 की जगह यहाँ पर 7 का क्या कर दिया आपने? फिर इनके +1 कर दिया, GN को वापस उल्टा कर दिया, क्या बन दिया? NG कर दिया। तो सीधा मतलब है कि पहले वाले को उल्टा कर दिया AT, लास्ट वाले को उल्टा कर दिया RO, और इन दोनों को +1 कर दिया TA। I को क्या कर देंगे? I को J कर दिया और L को M कर दिया। तो ATJMRO यानी पहले 2 को उल्टा कर दिया, आखिरी 2 को उल्टा कर दिया, ये वाले और बीच वाले हैं उनको एक एक बढ़ा दिया, ATJMRO। ओके भाई, इसी प्रकार एक सवाल और है हमारे पास, रीजनिंग का सवाल है। क्या सवाल है रीजनिंग का? ध्यान से देखना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रुचि ने आस्था को कहा। रुचि आस्था को कह रही है एक महिला की ओर इशारा करते हुए कि उसके पिता, हे रुचि, उसके पिता तुम्हारी माँ के इकलौते पुत्र है। रुचि कह रही है आस्था। कौन कह रही है? रुचि। आप अपने आप को समझ ले कि आप रुचि है, आप बोलने वाले। रुचि कह रही है आस्था को कि हे आस्था, उस फोटो के पिता तुम्हारे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी उस फोटो के पिता तुम्हारे भाई है, यानी कि उस फोटो के पिता तुम्हारे भाई है, तो वो फोटो वाला तुम्हारे भाई का लड़का हो गया, तो उसके लिए तुम बुआ हो गई। तो इस प्रकार कहा कि रुचि ने आस्था को बताया कि उस तस्वीर के या उस महिला के, वो महिला है, रुचि ने एक तस्वीर में एक महिला की ओर, यानी महिला की एक तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए रुचि ने कहा, रुचि आस्था को कह रही है कि वो जो तस्वीर है
वो जो महिला की तस्वीर है, हे आस्था, रुचि कह रही है कि हे आस्था, वो जो महिला की तस्वीर है उसके पिता तुम्हारे भाई है। हे आस्था, उस फोटो के पिता तुम्हारे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस फोटो के पिता तुम्हारे भाई है। वो फोटो वाली तुम्हारे भाई की लड़की है। उस फोटो वाली के लिए तुम क्या होगे? बुआ जी होगे। तो इसका सवाल का जवाब क्या रह गया? बुआ। कि इस प्रकार आस्था का उस फोटो से क्या संबंध है? बुआ। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक बीजपत्री पौधा कौन सा होता है? मोनोकोटिलिडन्स प्लांट कौन सा होता है? बायोलॉजी का सवाल है ये। जिस बीजों के अंदर जो डबल बीजपत्र होते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। सिंगल ही होता है बीजपत्र, उसको एक बीजपत्री कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मक्का, बांस, पाम, केला, ये जो प्याज, ये सब एक बीजपत्री है। तो यहाँ सरसों भी द्विबीजपत्री है, नींबू भी द्विबीजपत्री है, आलू भी द्विबीजपत्री है। प्याज इसका जवाब चला जाएगा। एक बीजपत्री कौन सा है? प्याज होता है। अगला एक सवाल, लवणीय भूमि से संबंधित बताया गया है कि कौन सा लवणीय भूमि के लिए सही नहीं है। सॉल्टी लैंड, लवणीय भूमि वह भूमि जिसमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पानी की निकासी नहीं होती है, जहाँ पर लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी बात उसके लिए सही नहीं है? ये ऊसर मृदा होती है। ठीक है, लवणीय भूमि को बंजर भूमि, ऊसर भूमि कह देते हैं, ये बात सही है। और ये भूमि शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी के कारण यहाँ लवण अधिक हो जाते हैं। ये बात भी सही है कि शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी के कारण यहाँ लवणों की अधिकता हो जाती है। ये भी सही है। और यहाँ पर जल भराव तथा दलदली क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये भी सही है। एक ऑप्शन गलत है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बहुत उपजाऊ होती है। ये बात गलत है लवणीय भूमि के लिए। तो गलत बात का चयन करना था। ऊसर मृदा कहते हैं, ये बात भी सही है। यहाँ जल की निकासी नहीं है, खराब और शुष्क जलवायु है, ये भी सही है। ये शुष्क अर्ध शुष्क होता है, जल भराव होता है, दलदली क्षेत्रों की होती है, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें सोडियम, पोटेशियम खूब ज़्यादा होते हैं, काफ़ी उपजाऊ होती है, ये बात इसकी गलत है। तो गलत बात में यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सवाल किया जाए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क मैनेजर का है। तो जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में बहुत सारी विंडोज खोल रखी है, बहुत सारे आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, अचानक ये कंप्यूटर हैंग हो जाए तो आप क्या कहते हैं? अल्टर कंट्रोल, आप कंट्रोल शिफ्ट और डेल की दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट की दबाते हैं, बॉक्स खुलेकर बॉक्स के अंदर टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर को सेलेक्ट करते ही वो एक लिस्ट आ जाती है कि कितने सारे प्रोग्राम इस समय रन कर रहे हैं, और उनको यहाँ से आप आराम से बंद कर सकते हैं। भाई आपने कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक साथ चालू कर दिए तो कंप्यूटर हैंग हो गया, कंप्यूटर की स्क्रीन हैंग होगी, माउस, कीबोर्ड है, स्क्रीन कुछ भी कोई काम नहीं कर रही, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट की दबाने पर एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स के अंदर टास्क मैनेजर आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते एक अलग बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी लिस्ट हो जाएगी, उसमें से जो प्रोग्राम आपको बंद करना है यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। एक तो ये विकल्प है। यहाँ पर पूछा है कि आपको यदि सीधा ही टास्क मैनेजर में पहुंचना हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको सीधा ही आपको टास्क मैनेजर में पहुंचना हो, तो क्या शॉर्टकट की है? तो यहाँ पर शॉर्टकट की के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबाएंगे तो सीधे आप टास्क मैनेजर में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की दबाते ही सीधे ही आपके इसमें टास्क मैनेजर के बॉक्स में खुल जाएंगे। मैंने कहा आप यदि कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें टास्क मैनेजर का ऑप्शन आएगा, फिर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आप टास्क मैनेजर खुलेगा जिसमें जितने प्रोग्राम्स रनिंग है उसकी लिस्ट होगी, वहां पर आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। पर आप सीधे ही टास्क मैनेजर के बॉक्स में जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी बता रखी है? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की बता रखी है। अगला सवाल हमारे पास एमएस वर्ड से संबंधित है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से संबंधित बताना चाहता हूं। एमएस वर्ड से संबंधित सवाल क्या है कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी फाइल या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कैसे करोगे? अरे भाई एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हैं आप और कहीं पर्टिकुलर जगह पर आप दूसरी फाइल को, दूसरी टेबल को, किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर आप काम करें, कहीं पर भी आप किसी दूसरी फाइल, ऑब्जेक्ट को, कहीं से कोई टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको इंसर्ट वाला एक बॉक्स खुलेगा,
लीजिएगा और उस बॉक्स में से जिसको आपको इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। MS वर्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यही पूछा है कि MS वर्ड में किसी ऑब्जेक्ट को, फाइल को इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है, क्या वो शॉर्टकट की है। तो एक तो क्या चीज होती है कि आप MS वर्ड में जाइए, MS वर्ड के मेनू बार में जाइए और मेनू बार के अंदर जाकर के आप इंसर्ट ऑप्शन में जाइए और वहां पर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा और इससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करने वहां से चूज कर लीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा डायरेक्ट एक बॉक्स खुल जाएगा जहां से आप फाइल या ऑब्जेक्ट को जैसे सेलेक्ट करोगे आपके MS वर्ड में वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आपके लिए Alt+N+J एक की है। Alt की दबाइए और N दबाइए और लगातार NJJ एल्टर दबाने के साथ NJJ दबा दीजिएगा तो डायरेक्ट ही MS वर्ड के अंदर एक बॉक्स खुल जाएगा जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। सवाल यही था कि MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी फाइल या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, तो शॉर्टकट की कौन सी होगी Alt+N+J। ओके बच्चों, अगला सवाल हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा, MS एक्सेल में किसी टेबल को बनाने के लिए जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो मान लीजिए MS वर्ड में आपको कोई टेबल बनाना है तो आपको क्या करेंगे, MS एक्सेल की बात हो रही है, MS एक्सेल में तो मैंने कहा कि MS एक्सेल में किसी टेबल को बनाने के लिए पहले तो आप क्या कि यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, कुछ सेल्स है उसके अंदर एंट्री कर दीजिएगा और इस एरिया को सेलेक्ट कर ले। MS वर्ड में टेबल बनाने वाले बॉक्स को खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे, तो आप इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे, Ctrl+T शॉर्टकट की काम में लेंगे। Ctrl+T शॉर्टकट की काम में लेते टेबल बन जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको कुछ सेल्स इकट्ठे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके अंदर डेटा है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आप Ctrl+T दबाइए, टेबल वाला बॉक्स खुल जाएगा। ओके कीजिए, वहां पर टेबल बन जाएगी। अगला सवाल है हमारे पास EEPROM में दूसरे ई का अर्थ क्या है। एक नाम दिया हुआ है EEPROM, तो ये मेमोरी के प्रकार है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस दूसरे ई का क्या फुल फॉर्म है, इरेजेबल हटानी होगी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दूसरे ई का मतलब क्या हुआ बच्चों, इरेजेबल हो गया। ओके नेक्स्ट, इसी प्रकार अगला सवाल ये पूछा गया कि इनपुट डिवाइस माउस किस प्रकार के डिवाइस है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस से एक संकेत डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, ये इसका उत्तर है। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कर्सर को इधर उधर मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले सारे डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस है, ट्रैक बॉल है, इलेक्ट्रिकल पेन है, तो यहाँ पर माउस क्या है हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका उत्तर हो गया। अब कुछ 3 प्रकार के प्रिंटर दिए गए हैं और उनके बारे में सही पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं किस प्रिंटर के लिए क्या सही है। ड्रम प्रिंटर के बारे में जो बात दी गई है वो ये है कि इसमें बेलनाकार ड्रम का उपयोग किया जाता है जिस पर वर्णों को उकेरा जाता है, ये बात सही है। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में क्या खास बात दी है कि इसमें प्रिंटर का प्रिंट हेड गुलबहार या डेजी के फूल की तरह होता है जिस पर अक्सर है वो लगे हुए रहते हैं। तो डेजी व्हील प्रिंटर में एक व्हील होता है, एक पहिया होता है और उसके ऊपर अक्सर लगे हुए होते हैं और वो छपते हैं कागज के ऊपर, ये बात भी सही है। और लेजर प्रिंटर की क्या बात है कि यहाँ एक ड्रम पर छवि बनाने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, ये बात भी सही है, यहाँ लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। तो ड्रम प्रिंटर पर ड्रम होता है जिस पर अक्सर उकेरे जाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर में डेजी यानी गुलबहार के पौधे के फूल की तरह गोल चक्का होता है, उस पर अक्सर लगे रहते हैं, वो चक्का घूमता रहता है और वो अक्सर है वो दबते रहते हैं कागज पर। और लेजर प्रिंटर में लेजर बीम के द्वारा अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। ये तीनों बातें सही हो गई। अगला सवाल बच्चों हमारे पास ये दिया गया है कि MS Excel 365, वो MS Excel 365 MS Office 365 ऑनलाइन ऑफिस है, तो MS Excel 365 में किस मेनू में सॉर्ट एंड फिल्टर विकल्प का दिया जाता है। तो आपको बताता हूँ सॉर्ट एंड जो फिल्टर विकल्प है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सबसे छोटा डेटा को फिल्टर किया जा सकता है। तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, ये टाइटल बार के नीचे जो मेनू बार होता है उसमें डेटा ऑप्शन में MS एक्सेल में सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मेनू बार के अंदर जो डेटा मेनू है उसको क्लिक करेंगे तो आपको सॉर्ट एंड फिल्टर दिखेगा जहाँ से डेटा की सॉर्टिंग की जा सकती है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में
में व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में बाईं ओर के एक शब्द को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, यानी कि एमएस वर्ड में जैसे मैंने कुछ भी लिखा या राम श्याम, तो ये कहा जा रहा है कि ये हमारा कर्सर है, कर्सर के ठीक बाईं ओर जो ये शब्द पूरे शब्द को एक साथ हटाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की काम में लेंगे। तो एमएस वर्ड में बाईं ओर के पूरे एक शब्द को हटाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी काम में लेते हैं। जवाब जाएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। कौन सी की? कंट्रोल प्लस बैक जो स्पेस की है वो इसके अंदर काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल बनता है कि एमएस वर्ड का एक अगला सवाल फिर दिया गया कि एमएस वर्ड में आप का कर्सर कहीं पर भी है और वहां से नीचे तक के पूरे पेज को सेलेक्ट करना है। एमएस वर्ड में दिए गई पोजीशन या कर्सर से नीचे तक के पूरे पेज को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी दी गई है। तो ये है कंट्रोल एल्ट शिफ्ट प्लस पेज डाउन की। कौन सी की है? कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कौन सी की दी हुई है हमारे पास से? पेज डाउन की। कंट्रोल एल्ट शिफ्ट और पेज डाउन की के द्वारा एमएस वर्ड में जहां कहीं भी आपका कर्सर है वहां से लेकर नीचे पेज तक को, और पेज आप करते ही जहां कर्सर है वहां से लेकर ऊपर के पेज तक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से भिन्न अक्षर कौन सा है। तो ये रीजनिंग का सवाल है। कुछ आपको अक्षर दे रखे हैं जैसे DEGI एक अक्षर दे रखा है, DEGI एक दे रखा है, MOQS अगला अक्षर दे रखा है FHJL अगला अक्षर दे रखा है RTVX। तो अब इसमें है कि कौन सा एक भिन्न अक्षर है। तो आप देखिएगा ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 7 पर है, 9 पर है, 13, 15, 17, 19, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22 और 24। आप अब देख लीजिएगा आप +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 यहाँ पर +2 है पर यहाँ पर +2 नहीं है, इसलिए अलग हो गया। एक सभी में 2 जोड़ करके अगला बन रहा है 13, 15, 17, 19 +2 +2 +2 पर यहाँ पर +1 +2 +2 है, इसलिए ये एक अलग हो गया। इसके साथ ही अगला सवाल हमारे पास ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि को मैनेज करता है। सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि को मैनेज कर सकता है। तो ये है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन। कौन सा? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन। अगला सवाल हमारे पास ये है कि देखिएगा एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए शॉर्टकट की, यानी एमएस वर्ड में आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है, यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ इतना बड़ा छोटा ये लिख रखा है, आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की है। एमएस वर्ड में आपके द्वारा जो भी पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ को बिल्कुल सेंटर में लाने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो इसका जवाब जाएगा कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई के द्वारा आपका पैराग्राफ बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की है। यानी एमएस वर्ड में आपका कोई पैराग्राफ है, मान लीजिए यहाँ आपने लिख रखा है, यहाँ से कोई भी लिख रखा है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल ये लेफ्ट साइड से शुरू हो जाए पैराग्राफ। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बाईं ओर संरेखित करने की शॉर्टकट की बताइए, जिसके द्वारा पैराग्राफ है वो बीच सेंटर से हट करके आपको बाईं तरफ से शिफ्ट हो जाएगा और बाईं तरफ से पैराग्राफ शुरू होते हुए आपको दिखाई देगा। ये है हमारे पास कंट्रोल प्लस से लेफ्ट की होती है। कौन सी की होती है? कंट्रोल प्लस से एल। कंट्रोल प्लस लेफ्ट की से पैराग्राफ बाईं ओर खिसक जाएगा और कंट्रोल प्लस राइट से वो पैराग्राफ बाईं ओर खिसक जाएगा यदि आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो GUI का सवाल है। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात है जहां पर छोटे छोटे ग्राफिक्स, चित्र, आइकन्स के द्वारा हम फंक्शंस कार्य करते हैं। तो GUI की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो GUI की फुल फॉर्म बच्चों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। GUI में G की फुल फॉर्म पूछी गई है। GUI में G की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्राफिकल, क्योंकि GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट सवाल हमारे पास इंटरनेट ईमेल एड्रेस में ये कौन सा प्रतीक चिन्ह अनिवार्य है। कई चिन्ह दे रखे हैं तो ईमेल के एड्रेस में ये जो है चिन्ह है वो अनिवार्य है और इसको @@ का साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? @@ का साइन कहते हैं। ये किसी भी ईमेल एड्रेस के अंदर जरूरी है, जैसे स्थापना competitions@gmail.com इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि विंडो में यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई
भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो आपको एक विंडो दिखाई देती है। विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, उसके नीचे मेनू बार होती है, उसके नीचे टूल बार होती है, सबसे नीचे टास्क बार होती है, बीच में वर्क स्पेस होता है जब आप काम करते हैं। सवाल हमारी है कि विंडो में कौन सा क्षेत्र सभी पिन किए गए प्रोग्राम्स को प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो पिन किए का मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके शॉर्टकट्स होते हैं, उनको पिन कर देंगे तो उन प्रोग्राम्स के शॉर्टकट नीचे टास्क बार पाएंगे। तो एमएस जो ऑफिस में विंडो में कौन सा क्षेत्र सभी पिन किए गए प्रोग्राम को दर्शाता है। तो जो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलते तो नीचे जो आपको ये जो टास्क बार दिखाई देती है उसमें जो जितने भी आपने प्रोग्राम्स हैं उनके आइकन्स को यहाँ पर आप ला सकते हैं, यहाँ पर उनके आइकन्स को शॉर्टकट को आप पिन कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रोग्राम्स के शॉर्टकट को पिन करने के लिए उन्हें यहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है। तो ये कौन सी बार होती है? टास्क बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर वही 4 समूह दिए गए, इसमें से एक अक्सर समूह भिन्न होता है, उसका चयन करना है। तो देखिएगा कौन सा होता है। ये हो गए हमारे पास सवाल। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला सवाल साइंस से संबंधित है कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर किसके काम आता है। तो हाइग्रोमीटर होता है आप अपेक्षित आर्द्रता ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। यदि हाइड्रोमीटर दे दें तो वो डेंसिटी या घनत्व को, हाइग्रो जी वाला हाइग्रोमीटर ये नमी को मापने का, आर्द्रता को मापने का सवाल है। अगला सवाल है ये है कि गूगल में बुकमार्क बार को दिखाने या छुपाने के लिए, यानी गूगल के अंदर आप जिन वेबसाइट्स को खोलते हैं, यदि उन वेबसाइट्स को आप बुक मार्क कर दें तो फिर उनके जो एड्रेस होते हैं वो एक जगह पर सेव हो जाते हैं और फिर आप तुरंत वहाँ से उस वेबसाइट को दोबारा कभी भी खोल सकते हैं। मान लीजिए 4-5 आपने वेबसाइट्स को बुक मार्क कर रखा है तो एक बुक मार्क बार होती है, उसमें 4-5 वेबसाइट्स के ये एड्रेस आ जाएंगे। तो यही कहा गया कि गूगल के अंदर, सवाल ये है गूगल के अंदर निम्न कौन सा गूगल के अंदर ये कहा कि बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कौन सी शॉर्टकट की है यहाँ पर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। मैंने क्या कहा, सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की गूगल में बुकमार्क बार को दिखाने या छुपाने के काम आती है। तो गूगल के अंदर बार बार जिन वेबसाइट्स को आप काम में लेते हैं उनको आप बुक मार्क कर देते हैं, फिर उनके एड्रेस एक जगह पर सेव हो जाते हैं, उसे ये बुक मार्क बार कहते हैं। उस बुक मार्क बार को दिखाना या छुपाने के शॉर्टकट की कौन सी है? आप कहेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। अगला सवाल है कि सीपीयू के कौन कौन से भाग है। तो निश्चित बात है सीपीयू में एक तो मेमोरी कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है। तो यहाँ कंट्रोल यूनिट तथा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट 2 सीपीयू के भाग हो गए, यही इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल ये हमारा दिया गया है कि निम्न में से मिलान कीजिए। तो देखिएगा मिलान में जैसे कि इनपुट यूनिट क्या काम करती, कौन सी है? स्कैनर है। आपको मिलाना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, तो इनपुट यूनिट कौन सी है? निश्चित स्कैनर है, ये हो गया। बी में आउटपुट यूनिट में आप डेजी व्हील प्रिंटर को मिला दीजिएगा, बिल्कुल वो आउटपुट प्रिंटर है। और तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसके आगे इसको किससे मिलाओगे? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब सीपीयू, सीपीयू में क्या आता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इनपुट यूनिट को स्कैनर से मिला दीजिएगा, आउटपुट यूनिट को डेजी व्हील प्रिंटर से मिला दीजिएगा और प्रोसेसिंग यूनिट को अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिला दीजिएगा। अगला ओके नेक्स्ट करेंगे। ऐसे ही एक रीजनिंग का सवाल है कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा गया, उत्तर क्या बन जाए? उत्तर है वो उत्तर पूर्व बन जाए। फिर कहा गया कि दक्षिण है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए। ये जो दक्षिण है ये क्या बन जाए? ये दक्षिण पश्चिम बन जाए। इस प्रकार से चेंजेज होते रहे। तो वो पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे आप? उत्तर पश्चिम को आप क्या कहेंगे? तो आप देख लीजिएगा ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये इधर पूर्व है और ये इधर पश्चिम है। अब ये उत्तर को क्या माना जा रहा है? उत्तर पूर्व है, यानी ये जो एक्चुअली उत्तर है इसको ये माना जा रहा है।
कहने का मतलब कि ये घड़ी की दिशा में 45 डिग्री हमें चल करके मान लेना है। जो भी उत्तर को उत्तर पूर्व यहाँ माना जा रहा है, यहाँ बीच में, इसका मतलब है कि कोई भी दिशा है उसको घड़ी की दिशा में 45 डिग्री आगे चलो वो मान लो। तो इस प्रकार उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे बच्चों, ये उत्तर पश्चिम ये है, इसको घड़ी की दिशा में 45 डिग्री गए और ये मान लिया तो उत्तर बन गया। तो हमारा इसका सवाल का जवाब क्या बन गया, उत्तर। उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, उत्तर। ऐसे अगले सवाल हमारे पास देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भिन्न को छांटना है, कौन सा एक अन्य से अलग है। मधुमक्खी छाता, ठीक है जी, मधुमक्खी छाते में रहती है। चूहा बिल में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है। हवेली महल, ये अलग हो गए, ये लगभग दोनों एक ही चीज होगी। तो मधुमक्खी छाता, चूहा बिल, चिड़िया घोंसला एक जैसे हैं, हवेली महल अलग है, उत्तर गया हवेली महल। अगला एक सवाल और है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखना आप, रीजनिंग का एक सवाल है। कुछ मेरे पास जो लाइनें हैं वो लिखिए कि यहाँ दिया है कि कुछ योग करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, केवल योग करते हैं कुछ लोग, ठीक है जी। उन्होंने कहा कुछ लोग केवल टहलते हैं, कुछ केवल टहलते हैं, ठीक है जी। कुछ दोनों करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, योग भी करते हैं प्लस टहलते भी हैं। याद रखिए सवाल क्या है कि एक सोसाइटी में कुछ लोग केवल योग करते हैं, कुछ लोग केवल टहलते हैं, और यहाँ कहा गया कि कुछ लोग योग भी करते हैं और टहलते भी हैं। तो इसके लिए तो ऐसे बन जाएगा, कुछ लोग ये ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ये लोग हैं वो केवल योग वाले हैं, ये लोग केवल टहलने वाले हैं, और ये दोनों करने वाले, ये लोग योग वाले हैं, ये लोग टहलने वाले हैं, और ये दोनों करने वाले हैं, ठीक है। फिर कहा कि अन्य लोग भी व्यायामशाला जाते हैं, और अन्य लोगों में कुछ योग करते हैं और कुछ टहलते हैं। तो कुछ अन्य लोग भी हैं जिनमें वो योग भी कर सकते हैं, ये कुछ अन्य लोग हैं जो योग भी कर सकते हैं, अन्य लोग, और अन्य लोग हैं वो टहलते भी हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो योग करते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य लोग हैं जो योग करते हैं, या तो वो अन्य लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, या वो अन्य लोग क्या करते हैं, टहलते हैं। तो इस प्रकार का जो सवाल है वो यही एक अन्य लोगों, कुछ अन्य लोगों में से कुछ व्यायामशाला में जाने, कुछ क्या लिखा, इसके अलावा अन्य निवासी भी हैं जो व्यायामशाला जाते हैं, व्यायामशाला में जाने वाले कुछ योग करते हैं या टहलते हैं। तो ये योग करने वाले, टहलने वाले, दोनों वाले, इसके अलावा व्यायामशाला के अन्य लोग हैं जिनमें से कुछ योग करते हैं, कुछ टहलते हैं। तो यही एक विकल्प बैठता है, बाकी इसका ये न तो ये चित्र बैठेगा और न ही इसका ये बैठता है और न ही इसका ये बैठता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यही ठीक है कि कुछ लोग केवल योग करते, कुछ लोग केवल टहलते, कुछ योग भी करते, टहलते भी है। कुछ अन्य हैं जिनमें से कुछ और बच गए, उनमें से कुछ योग करते हैं, उनमें से कुछ टहलते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ दोनों ही करते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से यही इसका जवाब जाएगा। इस प्रकार ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे फिर प्रिंटर से संबंधित सवाल है। तो एक दिया है बबल जेट प्रिंटर। तो बबल जेट प्रिंटर के लिए सही बात क्या है कि ये स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का प्रयोग करता है। बिल्कुल, बबल जेट प्रिंटर एक प्रकार का इंकजेट प्रिंटर ही है, पर इसमें स्याही को भाप के रूप में बदला जाता है, फिर उनके बुलबुले बनाए जाते हैं। तो बबल जेट प्रिंटर क्या काम करता है, ये स्याही तैयार करने के लिए हीट का, गर्मी का, तापन तत्वों का प्रयोग करता है, जिससे स्याही भाप में बदलती है, बाद में उसके बबल्स बनते हैं। ये सही है, तो सही हो गया। बबल जेट प्रिंटर ये स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का प्रयोग करता है, इसे मिला दिया। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर लिए क्या है कि क्या काम करता है लेजर प्रिंटर, क्रम को धनात्मक रूप से चार्ज करने के लिए तार का उपयोग करता है, जिस पर बाद में एक लेजर प्रसार की जाती है जो उन क्षेत्रों में चार्ज को उलट देता है जहां ये हिट करती है। कहने का मतलब कि लेजर प्रिंटर में है वो चार्ज क्रिएट किया जाता है, फिर लेजर प्रिंट बीम डाली जाती है, जिसके द्वारा जहां पर वो चार्ज है वहां पर वो अक्सर छपने लग जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया है लेजर प्रिंटर की, ये लेजर बीम वाला में लेजर प्रिंटर को जोड़ देना। और इंकजेट प्रिंटर के लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर स्याही का
इंक जेट स्याही का फव्वारा डाला जाता है और ये फव्वारा डालने के लिए कौन सा प्रभाव काम में लिया जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में स्याही का फव्वारा उत्पन्न किया जाता है और फव्वारा उत्पन्न करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। तो बबल जेट प्रिंटर ये स्याही तैयार करने के लिए तापन तत्वों का प्रयोग करता है, सही हो गया। लेजर प्रिंटर यह क्रम को धनात्मक रूप से चार्ज करने के लिए तार का प्रयोग करता है, जिस पर बाद में एक लेजर प्रसारित की जाती है जो ये चार्ज को उल्टा कर देता है, इस प्रकार का मामला है। और यहाँ दिया गया इंकजेट प्रिंटर यह स्याही को स्प्रे करने के लिए, स्याही को जेट या फव्वारे के रूप में छोड़ने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का यूज करता है। इस प्रकार से आप इनको मैच कर देंगे तो सवाल आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास जो दिया हुआ है, ओके बच्चों, इतने ही सवाल थे जो हमें उपलब्ध हुए सोशल मीडिया पर, बच्चों के मेमोरी पर आधारित है। लगभग सही है, कुछ ऑप्शंस में दिक्कत भी थोड़ी बहुत थी जहां से हम लिख करके लाए हैं। मैं स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदासा से आर.के. बेनीवाल, और आज 20 मई को हमारा, आज ये 19 मई है और 20 मई को हमारा कल से ही है वो राजस्थान पुलिस का नया बैच शुरू होने जा रहा है। जो बच्चों का सिलेबस रह गया था, जिनका लेट एडमिशन था, उनका बैच शुरू किया जा रहा है। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस और रेलवे के बैचेज भी शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो आर्मी का दोनों टाइम का फिजिकल है, हॉस्टल है, शानदार क्लासेज हैं, टेस्ट है, ये सारा शेड्यूल रहता है। या लाइब्रेरी की सुविधा है, शानदार मेस की सुविधा है। राजस्थान पुलिस के लिए अलग से हॉस्टल है, आर्मी के लिए अलग से हॉस्टल है। इंडिया जी के राजस्थान जीके के मानव स्पेशलिस्ट है, बीएल सर है, और कंप्यूटर रीजनिंग साइंस के लिए मैं आर.के. बेनीवाल। ओके, थैंक्स।